हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जब संविधान निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो जो बॉडी संविधान का निर्माण करेगी पहले उसे समझेंगे कि ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। तो इस पर बेसिक जो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। संविधान सभा का पहला आइडिया दिया एम.एन. रॉय ने। ये कम्युनिस्ट लीडर हैं। 1934 में इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया। एक व्यक्ति के तौर पर इन्होंने पहले आइडिया दिया। ओवरऑल भी सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, संविधान सभा की मांग की, और एक पार्टी के रूप में, एक दल के रूप में सबसे पहले डिमांड रखने वाली पार्टी थी स्वराज पार्टी। इसने भी 1934 में ही ये डिमांड रखी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस ने जो अपनी आधिकारिक मांग रखी संविधान सभा के लिए वो रखी 1935 में। और फिर 1938 में आई नेहरू की कुछ डिमांड्स। ये डिमांड क्या थी? दो थी मुख्य रूप से। पहली कि ये जो संविधान सभा बने वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बने। या बाहरी से क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन का उसमें कोई भी हाथ या कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। दूसरी बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने वो अडल्ट सफरेज पर बने, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज पर बने, वयस्क मताधिकार पर बने। और प्रिंसिपली मतलब सैद्धांतिक रूप में इन डिमांड्स को अगस्त ऑफर ऑफ 1940 जो लिनलिथगो के समय आया उसमें एक्सेप्ट किया गया। मतलब प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया गया है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी, कि हाँ बनेगी, बनाएंगे, देखेंगे क्या करना है। और पहला ड्राफ्ट प्रपोजल इस संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी, क्या होगा, वो सबसे पहले आया 1942 के क्रिप्स मिशन में। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। लेकिन क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान डिमांड के कारण और भी कुछ रीजन से जो क्रिप्स मिशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सफल नहीं हुआ। और फाइनली 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा बनाई गई। और ये कैसे कैसे बनी, आइए उसे समझते हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो हमारी संविधान सभा बनी वो कैसे कैसे बनी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात देखिए, इसके इलेक्शंस हुए और डिटेल में इसको समझते हैं। इलेक्शंस कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। ये बनकर तैयार कब हो गई? नवंबर 1946। दिसंबर से काम करना शुरू कर देगी। 9 दिसंबर में पहली मीटिंग होगी। अच्छा, अब इसमें क्या था कि इसका जो हर एक मेंबर था वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था। और इनका जो इलेक्शन था, जो हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन हुआ, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो प्रांतीय विधायिकाएं थी, विधानसभाएं थी, उन्होंने इन्हें इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट किया था, निर्वाचित किया था। यहां तक बात हो गई। अब देखिए, जो कम्युनिटीज थी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इंक्लूडिंग द वीमेन। हाँ, अच्छा, इसके अलावा क्या मामला है कि देखिए, इसमें जो अभी समझेंगे, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन किसका? जो ब्रिटिश एरिया से सीट्स आ रही हैं, केवल उनका। टोटल सीट्स कितनी? 389। उनमें से कितनी आ रही ब्रिटिश एरिया से? 296। और 292 11 प्रोविंसेस से, 4 आपके चीफ कमिश्नर एरिया से। कौन सा है? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्गन, बलूचिस्तान। अब देखिए, जो बाकी के जो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड कहा जाता है। और समझिए, जो इलेक्शंस हुए थे, इनडायरेक्टली जो इलेक्शंस हुए हैं, उन इलेक्शंस में कितनी सीट्स के होंगे इलेक्शंस? 389 नहीं, 296 सीट्स का जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में 208 सीट्स किसको मिली? कांग्रेस को। 73 सीट्स किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और जो अन्य दल थे उन्हें भी 15 सीट्स प्राप्त हुई। संविधान सभा हमारी बनी कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन आया 1947 में, लेकिन उसके बाद 1947 में देश हो गया आजाद। अब 1947 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा? भारत का विभाजन भी होगा। और जब विभाजन होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी विभाजन होगा। अब क्या होगा? पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के रेफरेंस में क्या परिवर्तन आए, हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला परिवर्तन यह आया कि इस संविधान सभा को फुल्ली सोवरेन बॉडी बना गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक संस्था बना दिया गया। अब ये अपने लिए कोई भी संविधान बना सकती है और उसे लागू भी करेगी आगे। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ब्रिटिश लॉज हैं, उनमें भी कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी बदलाव कर सकती है और अपने लिए कोई और नए नियम कानून भी बना सकती है।
पहला परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन इससे क्या आया कि अब इसकी भूमिका ड्यूअल कर दी गई। अब तक केवल एक काम था, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के साथ साथ अब विधायिका का कार्य, राष्ट्र का जब तक नया संविधान बनकर नहीं आ रहा, जब तक एक लेजिस्लेचर तैयार नहीं हो रहा, तब तक ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करेगी। और ये इंटरेस्टिंग बात है, समझने की बात है कि जब ये संस्था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये एक विधायिका के रूप में काम करती थी, लेजिस्लेचर के रूप में काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, याद रखना है। अच्छा, और तीसरा परिवर्तन इससे क्या आया? जो सीट्स थी भाई बंटवारा होगा, तो 389 सीट जो टोटल थी उसकी जगह पर कुल सीट्स कितनी रह गई? 299। जो हमारी सीट्स, जो ब्रिटिश एरिया था, ब्रिटिश रीजन था, वहां से जो सीट्स आ रही थी 296, वो घटकर कितनी हो गई? 229। और जो प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी, अब प्रिंसली स्टेट्स की सीट हमारी भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी रह गई? 70। तो ये 3 परिवर्तन आए किससे? हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। आप अगर लगातार इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, ये पॉलिटी की क्लासेस देखिए, अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, आगे अब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में हम बहुत डिटेल में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में लेकर इसको एनालिसिस करेंगे। आप लगातार इन क्लासेस को अटेंड अगर करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस को नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें और उनका आंसर्स आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। थैंक यू।